राहुल गांधी जी से आप 4 महीने 1 दिन छोटे हैं, फिर भी अक्सर उन्हें युवा नेता कहकर बुलाया जाता है, तो आपको उनसे ईर्ष्या तो नहीं आती? कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, और घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम। बीजेपी की एक बुरी बात, व्यक्तिगत रहने दी। वॉशिंग मशीन है भाजपा, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, गंदगी गठरी कहाँ है? कि आप लोग विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी जेल में, हेमंत सोरेन जी जेल में, ऐसे तो फिर 400 के आप लोग 500 पार कर लेंगे। सर प्लीज ये मत करिए, वरना लोग चैनल बदल देते हैं। मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर जो हो रहा है, वहाँ के जो हालात हैं, और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जी लद्दाख में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ डिमांड है। क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो क्या जनता तक वो बात नहीं पहुंच रही है? बात ये है। रिस्की क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया? नहीं रिस्की नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं वो सेंटेंस ही नहीं बोला, वो वर्ड आया ही नहीं है जिस वर्ड को लेके हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन सर, जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंट हैं, ये बोला तो जाता है आप लोगों की तरफ से। फिर भी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने जो पिछले 10 सालों में केसेस फाइल किए हैं, उनमें से 95% केस विपक्षी नेताओं के पिछले 10 साल। ऐसी बात हमारे सीनियर लोग, सांसद लोग बगैर पढ़े बोल देते हैं। जब आप लोग अपोजिशन में थे तो कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि वाजपेयी जी के बारे में कि आदमी तो भले हैं लेकिन गलत पार्टी में। तो आप भी इतने डिबेट्स में जाते हैं, इतने लोगों को मिलते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को मिलते हैं, आपको उनमें से कोई ऐसा लगता है जो अभी आपके तरफ नहीं आया है या बीजेपी में नहीं आया है? मुसलमानों का इतना नुकसान हुआ कि उनको घुट्टी पिला दी गई। महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली? फिर भी समझ गए लोग, ठीक है। राहुल गांधी? प्रॉब्लम चाइल्ड। अरविंद केजरीवाल? कितना बदल गया इंसान, हो गई। देखिए आरसीबी तो इस साला कप नंदे कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा पहला एपिसोड द रौनक पॉडकास्ट। स्वागत 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 आप सभी लोगों का। आज के इस पहले एपिसोड में, आज के इस स्पेशल एपिसोड में मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा जिनके बारे में यह कहा जाता है कि अगर ये चाहें तो विकिपीडिया को भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और तो और गूगल मैप भी जब रास्ता भटकता है तो सर को फोन लगाता है कि सर भटक गए हैं, थोड़ा गाइड करिए। और तो और फरवरी और मार्च के महीने में जब मौसम बदलता है तो इतना तो लोगों को वायरल नहीं होता जितने वायरल सर के वीडियोस हो जाते हैं। हर न्यूज़ चैनल की पहली पसंद, और जिस भी प्रोग्राम में आ जाएं उसके सुपर हिट होने की गारंटी हो जाती है। इसीलिए तो हमने अपने पहले पॉडकास्ट में और इस एपिसोड में सर को बुलाया है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, जोरदार तालियों से स्वागत करें विकिपीडिया ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सुधांशु त्रिवेदी जी का। सर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? जी नमस्कार। चुनावी रौनक चढ़ रही है जी, तो रौनक के शो में आना तो बनता ही। यस, थैंक यू वेरी मच सर। वैसे राहुल गांधी जी से आप 4 महीने 1 दिन छोटे हैं, फिर भी अक्सर उन्हें युवा नेता कहकर बुलाया जाता है। आपके नाम के आगे कभी मैंने नहीं सुना कि युवा नेता सुधांशु त्रिवेदी जी, तो आपको उनसे ईर्ष्या तो नहीं आती? चलिए चेक कर लीजिएगा आप, आपको तो सारे फैक्ट्स पता होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने लंबे समय तक युवा रह जाते हैं कि तब तक बहुत कुछ निकल जाता है। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, और पाँव जब तलक बढ़े कि जिंदगी फिसल गई, और हम खड़े खड़े मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। वो युवा ही देखते रहे, और तब तक सब कुछ कांग्रेस के कारवां में गुबार ही गुबार बच पाया, और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर फिर भी कांग्रेस के लोग ये करेंगे कि आपने ईर्ष्या हुई इसका जवाब नहीं दिया, आपने शेर पढ़ लिया। कांग्रेस पार्टी में क्या है कि वो थोड़ा टाइम लैग में पीछे चलते रहते हैं। वहाँ 60 साल से ऊपर की भी बेटी कहलाती हैं, 50 साल से ऊपर वाले युवा कहलाते हैं, और 35 से ऊपर वाले छात्र कहलाते हैं। सर, आपके हर एक व्यूअर का यही सवाल होता है उसके जहन में कि आप किसी भी टॉपिक पर लगातार बोल सकते हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं बोलते कि वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से, वो रिलेटेबल भी होता है, लोगों को समझ में भी आ जाता है। तो ओवरऑल क्या जर्नी रही आपकी? आपके पिताजी हिस्ट्री के लेक्चरर थे, अगर मैं सही हूँ तो माता जी हिंदी की लेक्चरर थी, तो पढ़ने लिखने का जो संस्कार था या शौक था वो पहले से ही डेवलप था क्या? इसके बारे में देखिए, हम बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे पिताजी हिस्ट्री के और माताजी हिंदी के लेक्चरर थे। इस कारण से घर में थोड़ा एकेडमिक वातावरण था, साहित्यकारों का बहुत आना जाना था। बचपन में मुझे सौभाग्य मिला बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलने का। महादेव वर्मा जी के साथ तो हमारी बच्चे थे इतने छोटे, तब की फ़ोटो भी है। शिवमंगल सिंह सुमन, अमृतलाल नागर, वियोगी हरि, इन सबको सुनने देखने का मौका मिला। हिस्ट्री के कई बड़े बड़े प्रोफेसर्स घर आते थे जी।
हमारे फादर एक लेक्चर सीरीज कराते थे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पहले रविवार को, किसी न किसी गंभीर विषय के ऊपर। उसमें बड़े बड़े लोगों के लेक्चर सुनने का मौका मिला, तो एक अलग प्रकार की जानकारी बचपन से, यानी ये मैं तब की बात कर रहा हूँ व्हेन आई वाज इन क्लास 3rd 4th 5th 6th, तो इन बातों को 1980 82 81 83, तो उस दौर से उन चीज़ों को सुनने समझने का मौका मिला। फिर जब आप बड़े होते हैं तो जो आपके मन में इम्प्लांट आ गया इंफॉर्मेशन का, फिर आप बड़े होकर उसको एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। फिर एनालिसिस के बाद धीरे धीरे आप उसको सेटल कर लेते हैं। तो पहले तो है कि आपकी रुचि हो, दूसरा ऐसा वातावरण हो जहां उन प्रश्नों का समाधान निकल सके। जैसे मैंने बताया, मैं बहुत बच्चा था, 1981 में अक्टूबर में अनवर सादात की हत्या होती है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट की। बहुत सारी चर्चाएं हुई। मैंने अपने फादर से पूछा कि ये क्या मामला है। उन्होंने मुझे पूरा अरब इसराइल को का जो कॉन्फ्लिक्ट था बताया। मैं बहुत बच्चा था, पर मेरे दिमाग में कुछ तो आया ना कि अरब इसराइल का संघर्ष है और ये विषय और बड़ा हुआ। 88 89 में उसको पढ़ा, फिर इंजीनियरिंग में आए, पढ़ा, और तब से मेरे दिमाग में आप ये समझिए कि ये 40 साल से अरब इसराइल संघर्ष वाले विषय के मामले में आपके हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें सुनते आ रहे हैं। तो हर कालखंड में जो घटना हुई वो उसमें सेटल होती चली गई। जी जी। तो इस कारण से आपको लगता है कि बहुत गहरा अध्ययन है। वो क्या है कि लंबे समय में आपने उन चीज़ों को पढ़ा है और उसमें रुचि रही, उस कारण से समय समय पर उस विषय के बारे में जानकारी स्वतः आपके मन में आ जाती है। तो क्योंकि एज अ पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत सही बात बोली कि उस टाइम पे अगर पिताजी ने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो आपकी क्यूरियोसिटी और नहीं बढ़ती। तो आजकल के पेरेंट्स को आप, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, आजकल के पेरेंट्स एक मामले में तो हमारे पीढ़ी के जो पेरेंट्स थे, यानी हमारी पीढ़ी वाले लोग तो इस समय पेरेंट्स ही हैं, तो उनसे बेहतर स्थिति में है, क्योंकि आज तो इन्फॉर्मेशन की एज है। पहले तो यानी मान लीजिए उस पीढ़ी में तो कोई पढ़ा हुआ है तो पढ़ा हुआ है, अन्यथा अगर वो नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो कहाँ जाके लाइब्रेरी में किताबें खोजेगा और तब पढ़ेगा। आज तो नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो मैं आज के अभिभावकों से कहूँगा, आज के जो माता पिता उनसे कहूँगा कि आप भी सभी विषयों के ऊपर जागरूकता के साथ जानकारी रखिए, क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क बहुत क्यूरियस होता है। वो आपसे 70 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे जी, तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। जैसे छोटा सा उदाहरण होता है कि बच्चा पूछता है कि साहब हम जब कार में चल रहे हैं या स्कूटर मोटरसाइकिल पे भी चल रहे हैं या ऑटो में चल रहे हैं तो ये चंद्रमा हमारे साथ क्यों चल रहा है? तो आपको उसका पूरा साइंटिफिक उत्तर बताना चाहिए। बच्चा पूछता है आसमान नीला क्यों है, तो आपको स्कैटरिंग का पूरा आधार बताना चाहिए। उसी प्रकार से यदि राजनीतिक विषयों में कोई बच्चा पूछे तो बात बतानी चाहिए, क्योंकि तब उन आपके बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसका आप एक सॉलिड बेस तैयार कर सकते हैं। परफेक्ट सर। तो पेरेंट्स की तो बात हो गई, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ के फिर मैं पॉलिटिकल सवाल पर आऊँगा। आपकी वाइफ 8 मई को आपकी शादी को 15 साल हो जाएंगे, याद होगा आपको? मैरिज 2009 लोकसभा का चुनाव था। अच्छा, ये 2009 का लोकसभा का चुनाव था। तो मैम से कैसे मुलाकात हुई, और अगर उसके बारे में थोड़ी बातचीत? नहीं, मैं तो हमारी तो प्योरली अरेंज मैरिज थी। प्योरली अरेंज मैरिज। तो ऐसा कौन सी एक बात है मैम की जो जिससे आप सबसे ज्यादा इंप्रेस हो? देखिए, ये तो कहना उतना ठीक नहीं लगता, क्योंकि जब आप सबसे पहले जी किसी के बारे में डिटेल देखते हैं जी, तो फर्स्ट स्टेज में, अब देखिए जिन लोगों का लव मैरिज है वो तो अलग बात है। ये रिस्की क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया? नहीं, रिस्की नहीं, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ भाई। वो तो पहले ही मिल ली है जी, तो भैया जानकारी तो बाद में मिली जी, तो आपके मन में जो होना था वो तो पहले ही हो गया। तो वैसे तो उस जानकारी का कोई महत्व ही खत्म हो गया, ठीक। मगर यदि आप पहले जानकारी ले रहे हैं तो जैसे पहले आपके पास क्या आता है, आपके पास डिटेल आएगा और फोटो आएगी। तो डिटेल में उनका IIT से PhD होना वो मुझे सबसे पहले अट्रैक्ट किया, क्योंकि एकेडमिक बैकग्राउंड के थे जी। तो पढ़ाई लिखाई और इन सब चीज़ों से, मैं खुद इंजीनियरिंग की फील्ड से था, तो उस कारण से दैट बिकम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। फिर मुलाकात होना, बातचीत में उनके माता पिता परिवार का वो, फिर हमारी माता जी गई थी साथ में, उन्होंने जो अपना असेसमेंट किया। उस समय तक हमारे फादर नहीं थे, तो फिर जो जी माता जी ने कहा वही ठीक है। इसी पे एक और टिप, क्योंकि आपने अभी इससे पहले पेरेंट्स के लिए बोला, जब आप एक लाइफ पार्टनर को चुनते हैं तो आपके हिसाब से, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आपने पूरी दुनिया देखी है, हर मुद्दे पर आप बड़े सटीक तरीके से बताते हैं, व्हाट इज दैट वन फैक्टर डू यू सजेस्ट? देखिए, यहाँ पर मैं एक दूसरी बात कहूँगा। जी सर। किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि भाई तुम्हारे मन में कभी ये भाव तो नहीं आता कि अमुक व्यक्ति ये लड़का ज़्यादा अच्छा दिख रहा, काश मेरा बच्चा ये होता ना, मेरा ही बच्चा सबसे अच्छा है।
मेरा बेटा या बेटी अच्छी है, हम किसी दूसरे बच्चे को देख के नहीं कहते काश ये मेरा बेटा होता। मेरे माँ बाप सबसे अच्छे हैं, मैं किसी दूसरे को देख के नहीं कहता कि काश ये मेरे फादर होते, ये मेरी मदर होती। मेरा अब ठीक है, बड़े होके प्रॉपर्टी लेके लड़ाई हो जाए अलग बात है, मगर जब तक आप बच्चे रहते हैं तो मेरा भाई और मेरी बहन ही अच्छी है। परफेक्ट। ये क्यों आता है? और फिर हस्बैंड वाइफ में ही क्यों ये फीलिंग आ जाती कि ये अच्छा है या वो अच्छा है? उसका कारण क्या है कि बाकी सारे संबंध पति पत्नी के अलावा आप लेके पैदा होते हैं तो उनमें डिवोशन और उनके साथ कनेक्शन एक अलग डायमेंशन पे होता है, क्योंकि आप में मानते हैं दिस इज माय डेस्टिनी, यही मेरा है। जहां पे आप सिलेक्शन करते हैं वहां फीलिंग आती है सिलेक्शन में मुझसे गलती तो नहीं हो गई, सिलेक्शन में मैंने ये तो नहीं कर दिया, और वहां से समस्या आनी शुरू होती है। इसलिए मेरा मानना है, और मैं ये भी बात बता दूं, किसी को गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल साइंटिफिकली देखें तो कोई भी व्यक्ति कहता ना कि मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये मेरा लाइफ पार्टनर है, ना, किसी को दूसरे से कोई प्यार नहीं होता। साइकोलॉजिकली सोचिए, आप अपने मन में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक खांचा बना के घूम रहे होते हैं, और उस खांचे में जो फिट हो जाता है वही आपको अच्छा लगने लगता है। यानी आप दूसरों में अपने को देख रहे होते हैं, आप दूसरे को नहीं देख रहे होते। तो कोई दूसरे से प्यार नहीं कर रहा है, मैं ईमानदारी की बात कहूं, सब अपने से प्यार कर रहे हैं। और आजकल की युवा पीढ़ी को यह भी ध्यान रखना चाहिए, ये जो कहते हैं ना आज तो उसके साथ प्रेम चल रहा था और फिर ब्रेकअप हो गया। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, प्रेम में ब्रेकअप नहीं हो सकता। जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में सांसें ब्रेक हो जाती हैं, ब्रेकअप नहीं होता है। तो बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, समझ लो, जिसको तुमको ये पूरी मार्केटिंग फोर्सेस और साइकोलॉजिकली तुमको ये प्रेम और प्यार कहने का बात कर रही है, कुछ नहीं है फिजिकल अट्रैक्शन के अलावा। इसीलिए मतलब वसीम बरेली साहब का एक शेर है बड़ा अच्छा, अब वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी। वो पूरा शेर ये है, माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, पर तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। और आज तो उल्टा है, मर नहीं जाता नहीं, मार के काट के टुकड़े में भर के सूटकेस में भर देता है। तो मैं बच्चों से कहूंगा, बी वेरी क्लियर अबाउट यू, वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज लव एंड व्हाट इज अट्रैक्शन। आज की इस मेस्मराइजिंग दुनिया में आपको उसमें फंसाया जा रहा है। इसलिए अपने मदर फादर से, अपने टीचर से, अपने सीनियर से सारी बातें डिस्कस करके तब जिंदगी के बारे में निर्णय लीजिए। किसी मोमेंट्री इंपल्स में निर्णय मत लीजिए, उसके तमाम दुष्परिणाम आज आपको तमाम जगहों पर नजर आते हैं। परफेक्ट सर। सिर्फ पर्सनल से थोड़ा पॉलिटिकल सवालों की तरफ आ जाते हैं। अब की बार 400 पार ये नारा हर तरफ चल रहा है, पर जो एक सीरियस एलिगेशन जो आपकी पार्टी और सरकार पर लग रहा है वो ये है कि आप लोग विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी जेल में, हेमंत सोरेन जी जेल में है, ऐसे तो फिर 400 के आप लोग 500 पार कर लेंगे। जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सोनिया जी और राहुल जी जिस मामले में बेल पे हैं, वो अक्टूबर 2013 में, नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा स्टार्ट हुआ था, हमारी सरकार नहीं थी। डीएमके के नेता ए राजा उकड़िमोजी 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कलमणी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, जेएमएम के नेता, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ। और एक और मैं बात कह दूं, इनमें से कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी सरकारों ने कोई केस शुरू किया। ये सारे केस याचिकाकर्ता लोग कोर्ट में गए, कोर्ट के आदेश पे केस शुरू हुए, कोर्ट के आदेश पे जांच हुई और ये लोग जेल में गए। तो मैं कहना चाहता हूं भाई, हम पिछले 30-35 सालों में, और उसके आगे जाइए तो 1987 में राजीव गांधी जी पे आरोप लगा, 1990 में एफआईआर दर्ज हुई। तो भैया ये बताइए 2014 से पहले, यानी हम जब बच्चे थे, हम जब छात्र से वहां से जवानी की पूरी दहलीज पार कर गए, इन लोगों को जेल से अंदर बाहर आते जाते देखते, आप कह रहे हैं कि साहब 2014 के बाद, मतलब कोई इसको कोई शब्दशा ना ले कि मतलब कोई हिस्ट्री शीटर आके ये कहे कि साहब ये थानेदार जब से आया है तब से हमको थाने में ज्यादा बुला रहा है, तो ये समझ में नहीं आता। इसलिए मैं इसमें सिर्फ एक ही केस कोट करता हूं।
अभी कोर्ट का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कहा कि यदि सांसद विधायक रिश्वत लेकर कोई वोटिंग करते हैं तो अब उनको वो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, वो बचाव नहीं रहेगा जो 1994 के झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों पे बात साबित हो गई कि उन्होंने पैसा लेकर कांग्रेस की सरकार को विश्वास मत में बचाया था। पर कोर्ट ने कहा था चूंकि कोई सांसद यदि कोई कार्य संसद में कर रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता, वो बच गए थे। और आज हम कहाँ बैठे हैं 2024 में। तो मैं लाइटर नोट कहना चाहूँगा, बहुत बार हमने फिल्मों में वो डायलॉग सुना है 20 बरस पहले की बात है, तो मैं कहना चाहता हूँ 30 बरस पहले की बात है। यही जेएमएम था और यही कांग्रेस थी। आज भी अगर सोरेन साहब जेल गए हैं तो वही कांग्रेस है और वही जेएमएम है। तो जो पुराना फिल्म का गीत था ना, तो उसे हम थोड़ा परिवर्तित करके कह सकते हैं कि 30 साल पहले ये दोनों दल, ये सारे भ्रष्टाचारी दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन सर, जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंट हैं ये बोला तो जाता है आप लोगों की तरफ से, फिर भी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने जो पिछले 10 सालों में केसेस फाइल किए हैं उनमें से 95% केस विपक्षी नेताओं के पिछले 10 साल में, मतलब 121 में से 115, जो एक रिपोर्ट मेरे पास है। लेकिन यूपीए सरकार के टाइम ईडी ने 10 सालों में जो टोटल केस फाइल किए थे उनमें से सिर्फ आधे ही ऑपोजिशन पर थे। तो इसका क्या रिबटल है, इसका कैसे जवाब है? वो अपोजिशन क्या थी, जरा उसे डिफाइन करेंगे। यही तो बदल गया है। उस आधे में कौन था? जेएमएम भी थी, उसमें मुलायम सिंह भी थे, उसमें मायावती भी थी। ये सारे उस समय उसमें वो लोग अपने पक्ष का मानते थे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, चलिए, ये 17वीं लोकसभा चल रही है और 18वीं लोकसभा के लिए हम लोग चुनाव में हैं। इससे पहले 16वीं, 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 1984 से 2014 तक कोई एक लोकसभा बता दें जब इनकी पार्टियों के किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में कोर्ट कचहरी या जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हो, बता दें। तो ये तो आपका हमेशा से रहा है। हमेशा आप भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे हैं और अब आप अकारण यह बात कहना चाह रहे हैं। तो हमें बता दें कि भाजपा के किस नेता के ऊपर रहा उस समय कोई भ्रष्टाचार का केस। तब भी आप ही इन्हीं पार्टियों की तरफ था, चाहे ये इस तरफ रहे हो या उस तरफ रहे हो, आज भी उन्हीं की तरफ है। तो भ्रष्टाचार की आदत और भ्रष्टाचार की फितरत नहीं बदली है, सिर्फ सियासत बदल गई है। तो आप अपने करियर में सूचना सलाहकार भी रहे और सबसे युवा राजनीतिक सलाहकार भी रहे, तो इस वक्त अगर आपको राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी को एक एक सलाह देनी होगी तो क्या देंगे? बताइए क्या सलाह देंगे? कि सलाहकारों की सलाह सुनना शुरू करिए और समझदार सलाहकारों की बात सुनना चाहिए। रामचरितमानस की एक चौपाई है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जो कही गई थी कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो। तब मैं शब्द उसको उनको ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, पर ये रावण के लिए कही गई थी। सुंदरकांड में है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का होए बेगहीन आय। मतलब सचिव, वैद्य और गुरु, यदि ये तीन किसी राजा से, यानी आज के संदर्भ में कहें रूलर से, अच्छा बोलने लगे तो आप समझ लीजिए, सचिव अगर अच्छा बोलने लगे यानी आपके सलाहकार केवल गुडी गुडी बोलने लगे तो राज गया, वैद्य यानी डॉक्टर गुडी गुडी बोलने लगे तो शरीर गया, और गुरु गुडी गुडी बोलने लगे तो धर्म गया। और इनके साथ तो समस्या ये है कि अब आप ये समझिए, राहुल गांधी जी को जितने लोग उनके पिताजी के कार्यकाल के, माताजी के कार्यकाल के सलाहकार लोग थे, सबको उन्होंने किनारे कर दिया। और केजरीवाल जी ने तो अपने गुरु अन्ना जी को ही किनारे कर दिया। तो सलाह लेने को तो तैयार हो, तब तो कोई सलाहकार सलाह देगा। जो सलाह देना चाहता है उसको तो कह देते हैं बीजेपी का एजेंट। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए इनको रामचरितमानस की चौपाई याद दिलाने की जरूरत है। पर सर, एक जो और कॉमन एलिगेशन लगता है, क्योंकि वो पिछले सवालों से भी जुड़ा हुआ है, कि जो आपको ज्वाइन करता है उसके केसेस बंद हो जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में अजीत पवार जी हों, प्रफुल्ल पटेल जी हों, और तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स लोग देते हैं कि वो आया तो आप लोग के पास एक बढ़िया वाली वॉशिंग मशीन। देखिए, एक गृह मंत्री इस विषय में बहुत स्पष्ट कर चुके हैं, किसी भी नेता पे जिस पे हमने आरोप लगाए थे, किसी से हमने केसेस विड्रॉ नहीं किए। जिसमें आपने आरोप लगाया था, किसी से केस विड्रॉ नहीं किए, चाहे वो उधर रहा हो या इधर रहा हो। हाँ, हमारा स्टैंड नहीं चेंज हुआ, इनका स्टैंड चेंज हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है भाजपा, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? गंदगी की गठरी कहाँ है? मतलब एक कहावत होती है हिंदी में, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना
पर यह है अपने मुंह मियाँ फजीयत बनना। तो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अब नारदा शारदा का मामला है, तो वेस्ट बंगाल सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, जो आरोप महाराष्ट्र सरकार में है उनकी सरकारों का आधिकारिक बयान था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा विपक्ष के रूप में आरोप था कि ऐसा हमें शक है जी, और जांच चल रही है, तो हमने अपना स्टैंड नहीं चेंज किया। आपने स्टैंड चेंज कर दिया। सरकार के रूप में आपका बयान है कि आपकी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कहते नहीं, भ्रष्टाचार हुआ था, बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था, हम लोग घनघोर भ्रष्टाचारी थे, देखो ये भ्रष्टाचारी था। तो भाई पहले वो ये बता दें कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं। मतलब बड़ी मजेदार बात है। खुद तो कहेंगे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, अब जैसे ही व्यक्ति ने आपकी पार्टी को छोड़ा अब आप कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारी था। तो इसका मतलब आप अपने को भ्रष्टाचारी साबित कर रहे हैं। अपने को आप अपने ऊपर खुद एलिगेशन लगाने के ऐसे विचित्र उदाहरण आपको भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलेंगे, जो आज पार्टियां चेस्ट थंपिंग कर करके अपने को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगी। पर सर साथ ही कई ऐसे लोग भी आपकी पार्टी में आ रहे हैं लगातार हर दिन। इनफैक्ट जब हम लोग बात करें तो शायद 2-4 लोग आ गए होंगे सामने वाली पार्टी से या विपक्षी पार्टी से। तो उन लोगों को लेकर जो आपके कोर सपोर्टर्स हैं, क्या आपको लगता है उनको बुरा नहीं लगता होगा, या उन्हीं लोगों को लेकर जो वो सोशल मीडिया पे, विजेंद्र सिंह की बात करूं मैं, गौरव वल्लभ जी की बात करूं मैं, या महाराष्ट्र के 1-2 नेता जो हो सकता है आगे ज्वाइन कर लें, तो ऐसे लोगों को पार्टी में लेना क्या मजबूरी है? या देखिए क्या होता है कि जिन पार्टियों में सुविधा की राजनीति होती है, जितना मिल गया उतना काफी है, तो उसकी आगे जरूरत नहीं, तो वहां पर झगड़ा होता है। अरे अब इसमें ये हिस्सा ले लेगा, वो हिस्सा ले लेगा। हमारी सोच तो ये है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार बोला भी था एक कार्यक्रम में कि जब 2014 में सरकार बन गई तो कई लोगों को लगा अरे बस इससे ज्यादा क्या हो सकता था, स्पष्ट बहुमत की सरकार आ गई, हम थोड़ा सा आराम करते हैं। 2019 में जब सरकार बनी तो उनके एक शुभचिंतक व्यक्ति ने कहा कि अरे मोदी जी दोबारा सरकार बन गई, पहले आप प्रधानमंत्री बन लिए, यही जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई, स्पष्ट बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बन लिए, अब दोबारा सरकार भी बन गई, अब थोड़ा आराम करिए। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये आराम करने वालों की मानसिकता से निकलता है। मोदी जी ने कहा कि ना, जब हमारा उद्देश्य क्या है, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और हमारी विचारधारा का उद्देश्य और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह न हो। तो हमें तो उतना विस्तार करते हुए चले जाना है, उसमें तो बहुत लोग आएंगे, किसी के लिए कोई जगह में कमी नहीं है। क्योंकि जब कभी सोचते थे इतना, आज देखिए पूरे भारत में व्याप और विस्तार हो रहा है, तो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आएंगे। और हम तो वो लोग हैं, इवन हमारी पीढ़ी ने कभी नहीं सोचा था कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी स्पष्ट बहुमत की। स्पष्ट बहुमत की सरकार में हमें लगता नहीं था, आज ये स्थिति आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच और कार्यशैली इतनी व्यापक है कि बहुतों के लिए बहुत कुछ करने के लिए है। तो सर सपोर्टर्स जो सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, या अगर किसी सामने किसी व्यक्ति ने, ऑपोजिशन की पार्टी के किसी ने कुछ बोला, तो उसको जवाब दें या न दें आपके सपोर्टर्स, ये एक मैसेज दे दीजिए क्योंकि क्या पता कल वापस यहाँ पे आ जाए, फिर फेस कैसे करेगा वो। देखिए बड़ी मजेदार बात है, उसको ट्वीट डिलीट करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति आ रहा है, हाँ, वो तो हमारे विचार के बारे में कह के आ रहा है ना, तो ये तो हमारी विचारधारा का और हमारे प्रभाव का ये प्रभाव है कि वो हमारे पक्ष में आ रहा है। हमने कोई स्टैंड नहीं चेंज किया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमने गठबंधन सरकार बहुत दिनों तक चलाई है, पर बीजेपी का एक मैनिफेस्टो दिखा दिया जिसमें मैं राम मंदिर, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड छोड़ दिया हूं। जब हमने, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई, तब भी हमारे एजेंडा में वो था, यानी हमने अपना एजेंडा नहीं चेंज किया। मगर जब तक हमारी सरकार चली है तब तक महबूबा मुफ्ती का एक बयान दिखा दीजिए जिसमें कि उन्होंने आतंकवादियों का खुला समर्थन किया। हाँ, आपको ऐसा बयान दिखेगा, वो जाके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा, जिसमें कि उन्होंने जब आर्मी के द्वारा रबर बुलेट चलाई गई तो उन्होंने क्या बोला कि जो बच्चे जाकर आर्मी के ऊपर पथराव कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि वो दूध और डबल रोटी लेने के लिए सड़क पर नहीं जा रहे हैं। ये अंतर आया। और उनकी सरकार रहते हुए हमारे साथ हमने हुर्रियत से बात नहीं की, हुर्रियत को पाकिस्तान से बात नहीं करने दी, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, और उसके बाद हमने उनके ऊपर ईडी के मुकदमे, एनआईए के मुकदमे दर्ज किए। ये तब जब गठबंधन सरकार, तो हम किसी भी स्थिति में रहें, हम अपने सिद्धांत के ऊपर कायम रहते हैं। और हम तो इसको इस रूप में देख रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार और व्याप आगे बढ़ता जा रहा है, जी ये उसकी स्वीकार्यता का प्रतीक है। जैसे किसी जमाने में फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल का प्लेटफॉर्म मानी जाती थी। हम प्लेटफॉर्म नहीं है, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज हम जो नया भारत उभरता जा रहा है, जो अमृत काल में भारत नई दिशा में आगे जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उस भारत के नवनिर्माण की एक धारा है। मुझे लगता है डिफरेंट लोग उसके साथ आकर मिलना चाहते हैं और भारत एक नए इतने बड़े मुकाम की तरफ जा रहा है जहां अभी जो आप सोच रहे हैं ना, इससे बहुत व्यापक अभी चीजें आगे भविष्य में निर्धारित हैं। तो सर फिर इसी से जुड़ा एक और जवाब दीजिएगा कि जब आप लोग अपोजिशन में थे तो कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि वाजपेयी जी के बारे में कि आदमी तो भले हैं लेकिन गलत पार्टी में। तो आप भी इतने डिबेट्स में जाते हैं, इतने लोगों को मिलते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को मिलते हैं, आपको उनमें से कोई ऐसा लगता है जो अभी आपके तरफ नहीं आया है या बीजेपी में नहीं आया है कि ये भले आदमी है लेकिन गलत पार्टी में है? हाँ, बहुत कई लोग थे जो बहुत अच्छे वे लोग थे नहीं, अभी है कोई ऐसा जिनको आपको लगता है आपकी पार्टी में होना चाहिए? नहीं, अब पार्टी में आना तो उनका विचार का काम है। हमारी तो पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है। देखिए, दोनों में फंडामेंटल अंतर है। आप कांग्रेस और भाजपा में एक अंतर समझिए। कांग्रेस इज फंडामेंटली अ पावर ओरिएंटेड लीडर बेस्ड पार्टी। वी आर फंडामेंटली एंड आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड कैडर बेस्ड पार्टी। तो दोनों में बहुत अंतर है। हम कैडर बेस्ड हैं और विचारधारा से प्रेरित हैं, जिस विचारधारा को वो हिंदुत्व कहते हैं। ठीक, इसलिए हमारे यहां नैसर्गिक नेतृत्व निकलता है। वो सत्ता प्रेरित है और लीडर आधारित है, तो वहां लीडर का महत्व है। हमारे यहां लीडर स्वतः निकलता है। और अगर आप देखें तो भारत के इतिहास में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिनके प्रधानमंत्री बनने से वर्षों पहले जनता ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम लोग बहुत बच्चे थे, पुरानी पीढ़ी से पूछिएगा, 40 साल से लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक मोदी जी, 2007 के बाद का कोई सर्वे दिखाइएगा जिसमें मोदी जी की पॉपुलैरिटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जब तक वो घोषित हुए थे अथवा नहीं हुए थे, दोनों स्थितियों में मिनिमम 50% से ऊपर ना आई हो। और इतना ही नहीं, 2012 के बाद तो आप राह चलते सड़क पे किसी आदमी से पूछते कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो आदमी कहता था मोदी जी होने चाहिए। ये अंतर है। इस ढंग से नेतृत्व खड़ा होता है। आज आप किसी से पूछिए तो पता लगता है कि कौन कहता नहीं साहब, देश में तो प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए। तो इसलिए उनकी सोच और हमारी सोच में अंतर। इसे ऑन द लाइटर नोट मैंने एक कहीं व्हाट्सएप पे देखा था कि कहा कि मोदी जी की बात सुनकर जो मतदाता है वो भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित हो जाता है, जो न्यूट्रल मतदाता। जी। और राहुल जी की बात सुनकर वो भाजपा को वोट देने के लिए विवश हो जाता है। तो लेकिन आपने नाम नहीं बताया कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप मिले हो जो या अभी कंफर्टेबल नहीं है या जनरली नाम नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा व्यक्तियों के आकलन जी को उनका राजनीतिक कैरियर पूरा होने के बाद ही करना चाहिए। ओके, तो वो बेटर रहता है। जैसे अगर आप पिछले नेताओं की बात करें जो लोग नहीं हैं, जिनमें कांग्रेस ने एक से एक शानदार नेता दिए। कोई चीज बोलनी चाहिए तो 2 कारण होते हैं जी। एक है स्वांता सुखाए या परांता सुखाए। भाई आपके मन में आया भाव और आपने बोल दिया। तो जो हम लोग कहते हैं ना गीता में निष्काम भाव से कर्म करो, तो यदि आप ये काउंट करने लगेंगे कि किसने शाबाशी दी और किसने शाबाशी नहीं दी, तो फिर आपका ध्यान विषय से हटकर शाबाशी की तरफ जाने लगेगा और फिर यहीं से समस्या होती है। इसके लिए नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर पढ़िए। ओके, उन्होंने कहा कि जब आप शाबाशी की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो कुछ समय के बाद आपका ध्यान इसमें आ जाता है कि कम काम करके भी ज्यादा शाबाशी कैसे ली जाए। फिर अगला स्टेज आती है कि केवल शाबाशी के द्वारा काम कैसे कर लिया जाए। तो इनसाइडर में नरसिम्हा राव ने लिखा था कि नेहरू जी के दौर से इंदिरा जी के दौर तक आते आते किस ढंग से चीजें बदली और राजीव जी का दौर आते आते वो चाटुकारिता में बदल गई। इसलिए मेरा मानना है पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, ये हमें पता है जी, बहुत व्यवस्थित ढंग से हर चीज के बारे में नजर रखता है। प्रधानमंत्री जी का सिस्टम बहुत ऑब्जेक्टिव है, एनालिटिकल है और हर व्यक्ति के को जो कार्य असाइन है उसके बारे में उनका प्रॉपर फीडबैक रहता है और वो उपयुक्त दृष्टि से समुचित निर्णय देते हैं और जिस व्यक्ति को जो दायित्व देना होता है वो देते हैं। और यहां मैं ये भी कहूंगा
कि चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत टेक सेवी हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का भी सही यूज करते हैं। एक दौर था जब अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करें तो किसी व्यक्ति के बारे में इतना आसान नहीं था इंफॉर्मेशन को रियल सेंस में गैदर करना। करेक्ट। तब तो होता था ना, कोई आपको कुछ बता रहा है और बताएगा, बताने में पता नहीं वो किस रूप में बताएगा। तो प्राइम मिनिस्टर इतने टेक सेवी हैं, उनका सिस्टम, कि वो हर चीज के बारे में एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड विद कंक्रीट फैक्ट्स, विद इनरिफ्यूटेबल फैक्ट्स, वो सारी चीजें देखते रहे। और वो मैंने लाइव देखा है, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था, उसमें देश के हजारों क्रिएटर्स आए थे, कुछ क्रिएटर्स को अवार्ड भी मिला था। आप मुझे बधाई भी दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने कहा था कि जब प्रधानमंत्री से कभी मिलूंगा तो मैं कहूंगा मैं बहुआ। मैं देख रहा था उस समय। तो उस समय जब प्रधानमंत्री जी मंच पर थे और जब एक एक करके क्रिएटर्स उनसे मिलने आए, तकरीबन 23 लोग आए उनसे मिलने, तो हर एक क्रिएटर का एक यूनिक फील्ड था और हर उस फील्ड से वो उनसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे लग रहा था कि शायद कितने टाइम से उनको जानते हैं, और वो बहुत रिलेटेबल था। भले वो 40 सेकंड से 1 मिनट 40 सेकंड की बातचीत थी। तो जैसे आपने कहा, पर सर एक जो निकल के आई इस बातचीत से मैसेज कि क्या वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की यंग जनरेशन, स्पेशली जो लोग कंटेंट क्रिएशन में, उनको वैलिडेशन बहुत चाहिए कि मेरा ये प्रोडक्ट या मेरी ये क्रिएटिविटी लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो क्या उनको ये नापना चाहिए कि वैलिडेशन मिले, या फिर करते रहना चाहिए? देखिए, जो आपने ये बात कही, इसमें एक तो जो आपने मुझसे पहला प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी निहित हो जाता है। युवा किसके साथ अपने को जोड़ता है। अब सोचिए प्राइम मिनिस्टर जी की सोच, या आप सब लोग जो युवा लोग हैं, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं, आप सोचिए कि उन पे कितनी कॉम्प्रिहेंसिव नजर है और वो उस चीज को कितनी गहराई से देख रहे हैं और उसको रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट दोनों कर रहे हैं। यानी उसका निर्धारण और उत्साहवर्धन जी दोनों ही कर रहे हैं। ये होता है क्योंकि इसमें एक और कारण है, मैं यहां पे थोड़ा डिफरेंट रखूंगा। लोग इसको कोई राजनीति की दृष्टि से और भाजपा की दृष्टि से देखेंगे ना। प्रधानमंत्री जी की बहुत क्लैरिटी है इस मामले में। वो क्या है कि अब भारत यदि उभर रहा है, उन्होंने कहा कि अमृत काल है, अगले 25 साल का टारगेट है। अब 25 साल में जो आज के युवा हैं, यही तो 25 साल बाद किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठ के कोई ना कोई दायित्व का निर्वाह कर रहे होंगे। तो उनका कहना है कि ये जो पोटेंशियल उभर रहा है, वो चाहे स्टार्टअप में उभर रहा हो, चाहे वो हाइड्रोजन एनर्जी और सोलर एनर्जी जैसे नए चीजों में उभर रहा हो, या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और कंपोजिट मटेरियल में उभर रहा हो, या वो आर्ट की क्रिएटिविटी में उभर रहा हो, या इंटरनेट पे कंटेंट क्रिएशन में उभर रहा हो, हर जगह उसको बूस्टअप देने की जरूरत है। आप सोचिए, एग्जाम वॉरियर की बात करते हैं, वो 10 साल और 12 साल के बच्चे, अरे वो कब वोटर बनेंगे 10 साल के बाद, तो उतनी दूर की राजनीति की बात। अब 25 साल के बाद कौन होगा कौन नहीं होगा किसको पता। और प्रधानमंत्री जी ने तो इतनी बड़ी बात कही कि ये 25 साल वो आधार बनाएंगे जो 1000 वर्ष तक के भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। चलो 25 वर्ष बाद तो कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, किसी का 1000 वर्ष बाद तो कोई नहीं होने वाला ना। तो ये अंतर है हमारी सोच और विपक्षियों की सोच में। उनकी सोच चुनाव मूलक है, हमारी सोच सभ्यता मूलक है। देयर थॉट इज इलेक्टोरल, आवर थॉट इज सिविलाइजेशनल। हम 1000 साल आगे के भारत के बारे में भी सोच रहे हैं और 10,000 साल पुराने भारत के बारे में भी सोच रहे हैं। इसलिए युवा पीढ़ी को सही दिशा देना और उसका सही उत्साहवर्धन करना, ये जो प्रधानमंत्री जी की इस सोच के तहत वो कार्य हुआ था, जो आपने कहा था, ये जो अवार्ड दिए गए थे। सर, एक ऐसा मुद्दा जिस पर आप लोगों को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और आपसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि एक तरफ तो आप लोग क्लेम करते हैं कि आप लोगों ने रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर जो हो रहा है, वहाँ के जो हालात हैं, और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जी लद्दाख में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ डिमांड है। इन राज्यों के बारे में क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो क्या जनता तक वो बात नहीं पहुँच रही है? इस पर बताइए सर। मैं बताना चाहता हूँ, जो रशिया यूक्रेन की बात है, हम लोगों ने क्लेम नहीं किया। ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी और जिसमें मोदी जी के अलावा और भी 2-3 नेता थे, उनमें से मोदी जी को भी लिया गया था। तो ये तो हमारा क्लेम नहीं था, ये फैक्ट था। अब रही बात इसके जो राज्यों के स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो मणिपुर का जो विषय आया, अगर आप देखें तो मणिपुर पहले बहुत डिस्टर्ब रहा है, मगर हमारे इस घटना से जस्ट पहले तक जी कार्यकाल के 5 वर्षों में मणिपुर में आपसा हटा, मणिपुर में ब्लॉकेड रहता था, सालों साल ब्लॉकेड रहा है, वो ब्लॉकेड हटा। मणिपुर में पहली बार मतलब जो रोड्स बनी, नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ट्रेन वहाँ तक पहुँची, डेवलपमेंट के नए डायमेंशन भैया। अचानक जो एक निर्णय हुआ, एक जुडिशियल जजमेंट की वजह से हुआ, इसमें सरकार का कहीं पर कोई रोल नहीं था, और उस घटना ने अचानक इतना बड़ा फ्लैश पॉइंट का काम किया
गृह मंत्रालय ने बड़ी त्वरित कार्रवाई की। जो मैक्सिमम कैजुअलिटीज है वो शुरू के 2-3 दिन की है। 48 घंटे के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया और प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग मणिपुर की बात करते हैं, तो मणिपुर के विषय को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आ चुका है, मगर मणिपुर सरकार के खिलाफ आज तक मणिपुर विधानसभा में तो कोई नोटिस नहीं है। मणिपुर सरकार के खिलाफ मणिपुर में कोई प्रदर्शन नहीं करता, दिल्ली में आके प्रदर्शन करते हैं। बात समझ में नहीं आती। यह दर्शाता है कि मणिपुर के लेकर राजनीति, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, संसद में डिस्कशन के लिए तैयार थे। नियम 182 जो जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, उसके लिए तैयार नहीं जी, हम शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं करेंगे, हम तो 267 के तहत करेंगे। अब शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में यह था कि 2.5 घंटे होगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने बहुत स्पष्ट किया कि देयर विल बी नो लिमिट ऑफ टाइम, आप अनलिमिटेड जितना डिस्कशन करिए। दोपहर बाद में उस समय राज्यसभा में था, इनिशिएशन कर भी दिया गया, राष्ट्रपति ने कहा आप शुरू करिए मणिपुर पर। ना, मणिपुर पर नहीं डिस्कशन, हमें 267 के तहत ही चाहिए। मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं, 267 का अर्थ होता है कि सारे काम रोकिए और डिस्कशन करिए। मगर जब डिस्कशन शुरू ही हो गया तो अब तो बाकी काम डिस्कशन के बाद होंगे। नहीं, फिर भी हमें 267 के तहत चलिए मान लिया। अगर इतना बड़ा था तो जब दिल्ली का एनसीटी बिल आया, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार से था, तब आपने 267 की मांग छोड़ दी और कहा नहीं ठीक है, एनसीटी बिल के ऊपर डिस्कशन को तैयार है। इसका मतलब मणिपुर पीछे, राजनीति आगे। आपको लगा कि आम आदमी पार्टी को गठबंधन में लेना था, वो काम इंपॉर्टेंट हो गया, मणिपुर को पीछे कर दिया गया। अब मैं अगला पॉइंट कहता हूं, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, समझने की जरूरत है जी। नियम 267 के तहत बहस होती है तो संबंधित विभाग का मंत्री जवाब देगा, यानी यह विभाग, राज्यों का विभाग गृह मंत्रालय में आता तो श्री अमित शाह जी जवाब देंगे। ना, मुझे तो प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए। अरे भाई, अगर आप रूल्स की बात कर रहे हो तो जिस रूल के तहत आप डिमांड कर रहे हो उस रूल के तहत तो संबंधित मिनिस्टर बात करेगा, नहीं प्राइम मिनिस्टर का। चलिए कोई बात नहीं, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आज डिजिटल जमाना जाके कोई देख ले, 5% में नहीं बोला गया मणिपुर पे, टोटल अपोजिशन के द्वारा मिलाकर 95% इधर उधर की बातें की। आपने कहा था प्रधानमंत्री जवाब दे, जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए सदन के पटल पे खड़े हुए तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अजीब बात है, आपने इतने दिन संसद नहीं चलने दी कि प्रधानमंत्री जवाब दे। जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए, आप छोड़ के चले गए, और आज तक मणिपुर विधानसभा में आपने एक नोटिस तक नहीं दिया है। इससे बहुत साफ है कि मणिपुर की दुखद घटनाओं पर आपको अपनी राजनीति चमकानी है। मणिपुर की उस घटना को लेकर न संवेदना है न हमदर्दी। और सर, लद्दाख बहुत ज़्यादा ये मामला भी सामने देखिए, उस विषय के ऊपर सरकार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ नजर रखे हुए है। पहली बात तो यही समझिए कि पहली बार लद्दाख उस स्थिति में पहुंचा है जो लद्दाखियों का बहुत जमाने से एक डिमांड थी कि उन्हें जम्मू कश्मीर से अलग देखा जाए। एरिया में लद्दाख जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा है, मगर इसके बावजूद ऐसा लगता था जैसे सब कुछ कश्मीरी है। आज उनको अलग ढंग से देखा जा रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग ढंग से हैं और वो यूनियन टेरिटरी के रूप में वहां सब लोग खुश। और जो इनकी अपेक्षाएं हैं, तो सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उन अपेक्षाओं के बारे में विचार करेगी। सर, एक तारीफ जो मोदी सरकार की पिछले 5 सालों में खासतौर पर होती है वो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी। आप अमेरिका के भी दोस्त हो, आप रशिया से भी तेल लेते हैं, और फिर उसके बाद चीन से भी व्यापारिक रिश्ते बने हुए हैं, इजराइल भी आपका मित्र है, फिलिस्तीन की मांग का भी आप समर्थन करते हैं। ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं? नहीं, इतना नहीं है। ऐसा है कि रशिया ने हमको S-400 सिस्टम दिया है, मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, जो रशिया ने किसी दूसरे देश को नहीं दिया है। और अमेरिका ने हमको प्रीडेटर ड्रोन दिया है, जो नेटो के बाहर किसी कंट्री को नहीं दिया है। आप सोचिए, यह भारत की क्षमता का प्रतीक है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। अब आप ये भी देखिए, रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई। मतलब आप समझिए, हम क्वाड में हैं और S-400 पा रहे हैं। हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं और प्रीडेटर ड्रोन भी पा रहे हैं। क्यों? हमने दृढ़ता के साथ और स्पष्टता के साथ अपने विषय को इनके सामने रखा है, और इसमें कई फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है। देखिए, भारत ने अपनी मोदी जी के आने के बाद जो पूरी अर्थव्यवस्था की एक रिजुविनेशन हुआ है, उससे हम जिस ढंग से उभर के सामने आए। दूसरा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट, हम एक सॉफ्ट स्टेट माने जाते थे। हमारी फौज जीतती थी, हम समझौते की टेबल पे सब हार के चले आते थे। जो जनसंघ के जमाने में हम लोगों का नारा होता था कि कौम न हारी, फौज न हारी, हार गई सरकार हमारी, सब हम समझौते की टेबल पे छोड़ आते थे। मतलब 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े,
बांग्लादेश बनाया, उसका तो क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पीओके क्यों नहीं सॉल्व किया उस समय? अच्छा चलिए, ये हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर जो पाकिस्तान में थे वो हमने वापस नहीं दिए, 93,000 दे दिए। तो ये जो विचित्र स्थितियां चलती थी, अब भारत ने दिखाया कि अब भारत एक अलग स्थिति में, पहले कोई भी आता था यहाँ आतंकवादी घटना करके चला जाता था, आया घुस के मार के चला गया, भारत घुस के मार के आता है। तो इनमें अंतर आया। और दूसरा, हमने उन देशों को समझाने में भी सफलता हासिल की कि हम आपके हित का भी ध्यान रख रहे हैं और आप हमारी परिस्थिति को भी समझिए। आप याद करिए, व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय छात्रों को लाने के लिए दोनों सरकारों का शुक्रिया किया, यूक्रेन का भी और रशिया का भी। और अभी यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पे थे। आप सोचिए, भारतीय छात्रों को लाने के लिए यूक्रेन और रूस दोनों की फौजों ने उन बसों को आने दिया। इससे पहले यमन में लड़ाई हुई तो यमन के दोनों वॉरिंग ग्रुप्स, मतलब यमन की सरकार और जो यमन के विरोधी थे, वो 2 घंटे के लिए सीज फायर करते थे ताकि भारतीयों के जहाज आ सके। और हमने 19 देशों के नागरिकों को उससे निकाला, जिसमें हमारे अगल बगल वाले नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान वाले तो थे ही थे, इसके अलावा तमाम यूरोपियन देश और अमेरिका के लोगों को भी निकाला। तो ये भारत की दक्षता का प्रमाण है। और कई को पूछेगा, चलिए आपने कह दिया, ये हुआ कैसे? मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मोदी जी ने आगे बाद फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज किया? इससे पहले क्या होता था, फॉरेन पॉलिसी 3 चीजों पे घूमती थी, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, मिलिट्री एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट। जी। उन्होंने 2 नए डायमेंशन जोड़े, कल्चरल डिप्लोमेसी और डायस्पोरा, यानी भारतवंशी। जी। इससे पहले कभी प्रधानमंत्री आता तो भारतवंशियों को एड्रेस नहीं करता था, अब भारतवंशियों से एड्रेस करते हैं। जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसके साथ कनेक्ट किया। पहले लोग कल्चरल डिप्लोमेसी से कनेक्ट करने में डरते थे, उनको लगता था भारत की राजनीति में आंतरिक मामले के ऊपर उनके ऊपर हिंदुत्व की छाप ना लग जाए, कि अगर वो काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करते नजर आएंगे, अगर वो बौद्ध मंदिर में जाकर दर्शन करते नजर आएंगे थाईलैंड में, तो ये ना लगने लगे कि दूसरा समुदाय नाराज हो रहा है। तो इस कारण से यह स्थिति बनी। और फिर कुछ साहब लीडर की पर्सनल कैपेबिलिटी भी होती है कि जो व्यक्तिगत संबंध बैरक ओबामा से लेके और जॉय बाइडेन तक, और आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से लेके और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तक, प्रधानमंत्री जी ने डेवलप करने में सफलता हासिल की है। और उसका भी श्रेय, और मैं उसका सब कुल मिलाकर सारा श्रेय जानते हैं किसको देना चाहता हूं? किसी को श्रेय नहीं है, 140 करोड़ देश की जनता को श्रेय। आपने स्पष्ट बहुमत दिया है, स्पष्ट बहुमत दिया तो मजबूत सरकार आई, एक मजबूत नेता को दिया जिसको आपने इतनी शक्ति दी कि वो निर्णायक निर्णय मजबूती के साथ ले सके और अपनी बात को मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर रख सके। तब यह दिन देखने को मिला। तो आज जानते हैं क्या दिन आया है कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। सुधांशु जी, बंगाल से जुड़ा एक सवाल है कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है? संदेशखाली का मामला हो, हाई कोर्ट से वहाँ की सरकार को पड़ी डांट हो, NIA की टीम पर हमला हो या वहाँ पर केस हो, क्यों ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार में एक ट्रस्ट डेफिसिट है? आप लोग क्या एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते? और अगर कर रहे हैं तो फिर इस सिचुएशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी? देखिए, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक विचित्र प्रकार की मना स्थिति में है, जिसे अगर हम ईमानदारी से कहना चाहें, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हमारी है कि नहीं, ये आज की बात थोड़ी है। याद करिए कितने बरस पुरानी बात है जब ममता जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने फोन पे बात नहीं। ये डेमोक्रेसी की भावना के अनुरूप है कि प्रधानमंत्री के फोन को आप रिस्पॉन्ड न करें। याद करिए, CBI की टीम गई थी बातचीत करने के लिए, केवल कलकत्ता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करनी थी तो धरने में बैठ गई थी। फिर इन्होंने ओपनली कहा कि हम CBI को और ED को काम नहीं करने देंगे। उसके बाद ED की टीम पे अटैक, NIA की टीम पे अटैक, हमारे सांसदों के ऊपर अटैक। तो ये बताइए, और उसके बाद CA के खिलाफ बोलना, केंद्र से पारित कानून के खिलाफ प्रदेश सरकार कैसे बोल सकती है? फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कहना, मैं देखती हूं कि कौन उनको छोड़ता है। तो साहब, ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो हरकतें दिखाई है तृणमूल कांग्रेस ने, उसकी वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। क्योंकि उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो धरातल पर मजबूती से लड़ रही है। वरना लेफ्ट को साफ कर दिया, कांग्रेस को साफ कर दिया। लेफ्ट और कांग्रेस के लोग तो इस कदर उनके जमीर झुक गए कि अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का विषय भी उठाने में डरते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2019 में उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला
कि हम बंगाल में जिन राजनीतिक हत्याओं की बात करते हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। पर अफसोस की बात है उनके लोग ये बोलने का साथ नहीं कर रहे। तो इस कारण से उन्हें लगा था कि अब कम्युनिस्ट और कांग्रेस को खत्म करने के बाद मैदान साफ है, अब दृढ़ता के साथ लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा खड़ी है, इसलिए उनको समस्या नजर आ रही। सुधांशु जी, अक्सर आप अपने भाषणों में लोगों को हिस्टोरिकल फैक्ट्स करेक्ट करके बताते हैं या सही तरीके से बताते हैं, लेकिन आप पंडारा रोड पे रहते हैं, शायद आपको पता ही होगा या नहीं पता, तो मैं जो लोग देख रहे हैं उनको बता दूं कि उस रोड का नाम पांडव रोड था, पर क्लरिकल मिस्टेक की वजह से वो पंडारा हो गया, इसलिए अब तक बदला नहीं है। तो आपको लगता है बदलवा देना चाहिए अब आपको? देखिए, वो तो आप क्लरिकल की बात कर रहे हैं, बहुत तो जिसे कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिजाइन के तहत रोड्स के नाम बताए गए। आप इंडिया गेट के चारों तरफ घूमिए और देखिए, अकबर रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड का तो नाम हम लोगों ने बदला है। अगर आप देखें बाबर रोड, तुगलक रोड, क्या है भाई? अच्छा ये बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के कितने लोगों के नाम पे है? औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे रोड है। मानसिंह रोड भी है, राणा प्रताप रोड कम से कम तुरंत आसपास में नहीं है। फिर कहेंगे वो शिवाजी टर्मिनल है। भाई शिवाजी टर्मिनल अलग है, शिवाजी के खानदान के नाम पे कितनी सड़कें। देखिए क्या था, नामकरण में का जो विषय है, एक मैं मूलभूत अंतर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार ने किसी भी चीज का नाम नहीं बदला है, सिर्फ नाम का परावर्तन किया है। वी हैव नॉट चेंज द नेम, वी हैव रेस्टोर्ड द नेम। तो रेस्टोरेशन और चेंज दोनों में अंतर है। जैसे मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई यूएसएसआर में, तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के लेनिनग्राड कर दिया गया। 91 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, लेनिनग्राड दोबारा सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। तो लेनिनग्राड से सेंट पीटर्सबर्ग करना नाम बदलना है? नहीं, ये नाम वापस करना है। नाम बदलना था सेंट पीटर्सबर्ग से लेनिनग्राड करना। तो उसी ढंग से चाहे सड़क का नाम हो अथवा शहरों के नाम, फैजाबाद अयोध्या होना हो या इलाहाबाद प्रयाग होना हो, तो ये परिवर्तन नहीं है, ये परावर्तन है। तो ये सड़कों का परावर्तन हो सकता है या फिर कैसे होगा यार? देखिए, हमने एक बार कोशिश की थी, एक ही रोड हमने बदली, औरंगजेब रोड, तो याद करिए कितने लोग छाती पीटने आ गए थे। सर आप चिंता मत करिए, मेजॉरिटी है सर, मतलब तो बदल देना चाहिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, विषय सिर्फ इसका नहीं है कि आप सड़क पे लिखी हुई पट्टी बदल दें। विषय यह है कि पट्टी बदलने की सार्थकता तब होगी जब मनों में बैठी हुई भावना भी बदलने में सफल हो। और अब हम क्रमशः उस स्थिति की तरफ जा रहे हैं। मनों की भावना, जब मनोभाव बदल जाएगा तो ये पट्टी की लिखावट तो खुद ब खुद बदल जाएगी। वो तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का काम है, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जी सर, ठीक है। अगले सेगमेंट पे चलते हैं सर, छोटे जवाब, क्रिस्प आंसर्स। मोदी जी से आप इतनी बार मिले हैं, उनसे बातचीत भी हुई होगी, कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है उनकी? एक बात। देखिए, उनका कीन ऑब्जर्वेशन एंड अटमोस्ट डेडिकेशन और मेहनत बहुत गजब करते हैं। हम लोग इस उम्र में उतनी मेहनत करने में चूक जाएंगे जितना वो उस मेहनत करते हैं, और उसके साथ पूरा डेडिकेशन के साथ। ये मेरे विचार से बहुत प्रेज वर्दी है। एंड नेक्स्ट थिंग, आपके विरुद्ध इतनी बातें, खराब अपशब्द बोले जाएं और आप अप्रभावित होकर चलते रहे। सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है, किसी व्यक्ति के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें अपोजिशन कहे और उसका मन विचलित न हो उससे और यथावत चलता रहे, तो इसके लिए जैसे रामचरितमानस की चौपाई है कि बूंद हाथ सहे गिरी ऐसे, खलके वचन संत समझे से। इसका अर्थ होता है कि पर्वत के ऊपर जब पानी गिरता है तो पानी अपने आप नीचे चला जाता है, पर्वत की स्थिरता और दृढ़ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, खल यानी जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, यहाँ मैं किसी पार्टी को दुष्ट नहीं कह रहा हूँ, ये उस संदर्भ में कह रहा हूँ, यानी नकारात्मक वृत्ति के लोग होते हैं, वो उनके बारे में जितनी निगेटिव बात कहते हैं उससे उनके विराट व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सबसे अधिक इंस्पायर करने वाला पॉइंट लगता है। परफेक्ट सर। सर, आप अपनी चर्चाओं में भारतीय मुसलमान और इस्लाम पर भी खूब बोलते हैं। सीधे तौर पर पूछूं तो आपको पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों में क्या अंतर दिखाई देता है? ये अंतर दिखाई पड़ता है कि पिछले 50-60 सालों में भारतीय मुसलमानों ने, देखिए अगर देखा जाए
तो जीन्स और ब्लड तो सेम था, पर माहौल अलग होने से क्या होता है, हमारे यहाँ कौन कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, उस्ताद अमरुद अली खां, उस्ताद फरीउद्दीन डागर, उस्ताद जाकिर हुसैन, बड़े बड़े शायर, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, एक से एक कलाकार, मतलब दिलीप कुमार से लेके और आज के खान बंधुओं तक, फिर डॉक्टर कलाम जैसा साइंटिस्ट, इसके बाद वीर अब्दुल हमीद जैसा वीर, भले ही वो विदेश चले गए, जकारिया जैसे राइटर, और वहां हाफिज सईद, मुल्ला उमर, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, उसामा बिन लादेन, कहां से कहां पहुंच गए भाई। आज तो मैं पाकिस्तान के मुसलमानों से कहना चाहूंगा, सोचो भाई, जिंदगी के सफर में एक साथ चले थे, 75 साल में आप कहां पहुंच गए और हम कहां पहुंचे। भारत के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि उनके अंदर की, मगर मैं जितने लोगों की बात कह रहा हूं, ये सारे लोग 1976 से पहले की पैदाइश है। अब भारत में भी क्यों अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बुरहान वानी, अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां क्यों होने लगे भाई। अब मैं बात कहूंगा बहुत गंभीरता से और सोचने की बात, क्योंकि अब हम सेकुलर हो गए। 1976 में राजनीतिक दृष्टि से, राजनीति का प्रयोग करके जब से सेकुलरिज्म बनाया गया, तब से मुसलमानों का इतना नुकसान हुआ कि उनको घुट्टी पिला दी गई। वो मुसलमानों में खौफ पैदा करके वोट चाहते हैं, तुमको खौफ पैदा किया गया, ये तुमको आएगा, खा जाएगा, इसलिए तुम लड़ाई लड़ने की मुद्रा में रहो। तुम्हारी नेचुरल टेंडेंसी गई। जिससे मैं एक लाइन में कहूंगा, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, पार्लियामेंट में भी बोल चुका हूं, कि मुसलमान इस चक्कर में फंस गए कि उन्हें यह समझाया गया कि फलां को तुमसे बड़ी अदावत है और मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। तो जो एक पंक्ति में कह सकता हूं कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। सर, आप इतने वेल रेड हैं, 3 किताबें जो आप यंग जो जनता ये वीडियो देख रही है उनको रेकमेंड करेंगे कि ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको, धार्मिक किताबें छोड़। देखिए, भारत में तो इतना बड़ा वाङ्मय है, भारतीय संस्कृति। यहाँ पे मैं आपसे इसलिए कहना चाहूँगा, हिंदू संस्कृति में तो एक पुस्तक ही नहीं है, वेद भी 4 हैं और पुराण भी 18 हैं। तो अगर आप ये देखें तो वेदांग भी 6 हैं और दर्शन भी 6 हैं, और कम से कम 11 जो हैं वो उपनिषद हैं। तो 1 या 2 किताब कहना तो बहुत उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है, परंतु फिर भी मैं कहूँगा कि धार्मिक विषयों को अगर अलग रखने, वेद पुराण उपनिषद तो पढ़ने चाहिए। फिर हमारे यहाँ 3 किताबें अगर मानी जाए तो मैं ये कहूँगा, हमारे यहाँ कहा गया प्रस्थानत्रयी। 3 पुस्तकें अगर आप पढ़ेंगे, इनको प्रस्थानत्रयी क्यों कहते हैं? इन 3 को पढ़ने से प्रस्थान का अर्थ होता है इस वर्ल्डली अफेयर के बियॉन्ड की जर्नी की आप शुरुआत कर सकते हैं। वो 3 क्या हैं? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता। दीज आर द सम एंड सब्सटेंस ऑफ फिलॉसफी। अब किसी को लगे कि ये बहुत मुश्किल है तो मैं कहूँगा विवेकानंद का ज्ञान योग पढ़ लीजिए, आप श्री अरविंदो की लाइफ डिवाइन पढ़ लीजिए, स्वामी राम तीर्थ की पुस्तक पढ़ लीजिए। बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनको आप पढ़ लीजिए। और थोड़ा साइंटिफिक में पढ़ना है तो मैं कहूँगा कार्ल सैगन की किताबें पढ़िए, मिशियो काकू की किताबें पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें इसमें, एविन शॉडिंगर की किताब व्हाट इज़ लाइफ पढ़िए। मतलब इतना सब कुछ है। यह तो कुछ ऐसा है कि भारत का अर्थ क्या होता है? भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश और रत अर्थात लगा हुआ। तो निरंतर अनुसंधान करिए। और मैं अंत में एक बात कहूँगा, बाकी सब पढ़ना छोड़कर अंतर में अपने को समझना शुरू करिए, और तब आपको सारा ज्ञान स्वतः प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्ति का विषय नहीं, अनुभूति का विषय। तो अपने हृदय में शून्य पैदा करिए, अपने हृदय में अनहद नाद का अनुभव करिए, ज्ञान तो खुद ब खुद आ जाएगा। जिसे एक पंक्ति में कहा गया है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, और घर अपनो है शून्य में अनहद में विश्राम। ये भारतीय संस्कृति के लिए कहा गया है। तो हमारा ये कहना है कि अनुभूति का प्रयास करिए, ज्ञान खुद ब खुद आ जाएगा। कोई कहेगा भैया वो फिलॉसफिकल बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं कहूँगा बताऊँ कैसे हो सकता है जी। आज से 50-60 साल पहले आप किसी से कहते क्या ये लोग बेकार की बात करते हैं, जहाँ गुफा में ध्यान लगाओ तो कहीं ज्ञान प्राप्त होता है। अरे ज्ञान प्राप्त करना है, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, पढ़ो,
चीज़ों को जाके देखो, स्टडी करो, तब ज्ञान प्राप्त होगा। आज मैं आपसे पूछूं कि आपको दुनिया का कोई बड़ा अखबार पढ़ना है, तो आप मान लीजिए जापान का अखबार योमिनी शोमरी पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से टोक्यो की फ्लाइट पकड़िए, 10-12 घंटे लगेंगे, जाइए फिजिकली पढ़िए और लौट के आइए, एक है डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? जिसने ये डिवाइस बनाया है उसी ने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया, उसी ने कनेक्टिंग नेटवर्क बनाया। नेटवर्क से डाउनलोड होता है, हमारा डिवाइस है शरीर, सॉफ्टवेयर है मन बुद्धि चित्त अहंकार, और कनेक्शन नेटवर्क से करना है, ज्ञान खुद ब खुद आएगा। इसीलिए हमारे यहाँ ज्ञान अनुभूति का प्रयोग है। इसीलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, लोगों को समझना चाहिए। जी सर। हाईएस्ट डिग्री डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होती है। फिलॉसफी वर्ड का इंग्लिश में क्या मीनिंग है? फिल मतलब चाहने वाला, सोफिया मतलब बुक, यानी किताबों में जो डूब जाए वो ज्ञान का चरम है। हमारे यहाँ फिलॉसफी को हिंदी या संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा में क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। सत्य का साक्षात्कार हो जाए, बस वो ज्ञान है। तो इसलिए पढ़ना उसका आधार बनाता है, पर प्राप्ति अनुभूति कराती है। सर, टीवी डिबेट से आपको बड़ी पहचान मिली है। एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ टीवी डिबेट के बारे में अगर आप। टीवी डिबेट में एक अच्छी चीज़ ये है कि सभी दलों को अपनी अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका मिलता है। इससे पहले के दौर में जो विपक्षी दल थे उनको कहने का मौका ही नहीं मिलता था। दूरदर्शन का ज़माना था और जब डिबेट नहीं होती थी, केवल इंटरव्यू होते थे। तो इंटरव्यू सामान्यतः विपक्षी दलों के नेताओं के होते नहीं थे। होते थे तो सरकार अपने हिसाब से जो चाहती थी वो एडिट और छांट कर सकती थी। टीवी डिबेट ने वो दिया है। थोड़ा माइनस पॉइंट ये हो गया है कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, इसमें विपक्ष के तमाम प्रवक्ता जब उन्हें लगता है कि विषय वस्तु कमज़ोर है तो चीख चिल्लाकर डिस्टर्ब करना, दूसरे में निरंतर बोलते रहना, मतलब जैसे अगर लाइटर नोट पे कहावत में कहना कि भैया पी ना पाओ तो ढरका जरूर दो, यानी अगर पानी रखा मैं पी नहीं सकता तो मेज को हिला दूं किसी तरीके से कि वो गिर जाए, कोई दूसरा ना पी पाए। तो ये करके जो दर्शकों के साथ अन्याय, ये थोड़ी एक खराब टेंडेंसी हो गई है। इस पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जी सर कि दर्शक इसको लाइक नहीं करते। जैसे मैं एक बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा, टीवी चैनल का ज्यादा चाव चाव होने लगी तो एंकर ने कहा कि सर प्लीज ये मत करिए वरना लोग चैनल बदल देते हैं। इसका मतलब अब टेंडेंसी लड़ाई देखने की नहीं है, ज्यादा लड़ाई होने लगी तो लोग कहते हैं अरे छोड़ो यार, दूसरी जगह देखो जहां शांति से बात समझ में आ रही हो। बिल्कुल। तो कभी किसी बहस में आपके मुंह से कुछ ऐसा निकला है जिसके बाद आपको अफसोस हुआ कि ये नहीं बोलना चाहिए था? कोई ऐसी बात याद आती है आपको? अभी कोई ऐसी तो कई बातें रहती, लगता है ये बोल देते तो और अच्छा था। पर कोई बात का अफसोस नहीं होती, गलत बोल ऐसी दिया। कोई बात तो नहीं ध्यान आती है। चलो लोगों पे छोड़ता हूँ, अगर आपके पास कुछ है तो सर को टैग जरूर करिएगा उसमें। बहुत सारे हम लोगों के वीडियो 10-10 सेकंड के निकाल के कर दिए जाते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किताब किसी पॉइंट को लेके, और उसको फला वर्ग के विरुद्ध है, फला जाति के विरुद्ध है, फला। अरे भाई पूरी डिबेट तो देखो। मतलब मेरे ऐसे कई हुए हैं जिसमें मैंने लोगों से कहा, भाई फोन आया मेरे पास, अरे आपने ऐसा कैसे बोल दिया? मैंने कहा भाई तुमने पूरी डिबेट पूरा स्पीच सुनी है? नहीं। मैंने कहा नहीं पढ़ी आपने, 1 घंटा 41 मिनट की है और आप 10 सेकंड को लेकर बहस कर रहे हैं जी। और वो भी किसी ने आपको वीडियो भेज दिया किसी जाति के विरुद्ध। अरे बोला ही नहीं है भाई, वहां विषय जो है वो है परिवारवाद, और आपने 10 सेकंड में ले लिया और कह दिया साहब इन 2 व्यक्तियों के विरुद्ध बोला है तो फला जाति के थे। इसलिए ये जो आजकल एक शरारत हो गई है, उस चीज को लेकर कभी कभी मन में हर्ट होता है। और दुख क्या होता मैं आपको बताऊं, मजे की बात, ऐसी ऐसी बात हमारे सीनियर लोग, सांसद लोग बगैर पढ़े बोल देते हैं। 20 सेकंड की एक क्लिप जिसमें शिवाजी के बारे में कहा गया, ये बोला गया, अरे पूरा कॉन्टेक्ट छोड़िए, उसमें वो सेंटेंस ही नहीं बोला, वो वाक्य वर्ड आया ही नहीं है जिस वर्ड को लेकर हल्ला मचा रहे। ओ भाई साहब सब हल्ला मचाए पड़े। मैंने कहा भाई 20 सेकंड की क्लिप सुन तो लो, उसमें वो शब्द ही नहीं जिस शब्द को लेकर हल्ला मचा रहे। बस कौवा कान ले गया, कोई अपना कान पकड़ के देखता ही नहीं। सर एक क्विक रौनक का रैपिड फायर है, उसके बाद मैं बउआ को भी 1 सेकंड के लिए ले आऊंगा बीच में। बीजेपी की एक बुरी बात। हम अपनी विचारधारा, हमारे प्रेरणा पुरुष और हमारे नेतृत्व के बारे में है बहुत अपशब्द और घटिया बातों को भी, इसे मैं कहूंगा कि अच्छी बात भी कहूंगा, बहुत उदारता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। चाहे कोई ये कहे कि हिंदू धर्म धोखा है, कोई ये कहे कि हिंदू धर्म मलेरिया और डेंगू है, तो कोई ये कहे मोदी जी के लिए कि बोटी बोटी काट दूंगा या सर फोड़ दूंगा, तो कोई स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए
तमाम प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करे, इसके बावजूद हम हिंदू धर्म की उस महान उदार परंपरा का निर्वहन करने लगते हैं जो है तो सद्गुण, परंतु आज के इस गला काट प्रतिस्पर्धा के युग में कभी कभी लगने लगता है कि कुछ ऐसा सद्गुण है जो कि समस्या भी पैदा करता है। उस पर हमें ज़्यादा प्रखरता के साथ रिएक्ट करना चाहिए। ऑपोजिशन की एक अच्छी बात, हाँ, एक अच्छी बात यह है कि कोई भी बात हो, कितनी भी गलत बात हो, मगर हम पूरी दृढ़ता के साथ अड़े रहेंगे, सच हो या झूठ, अब चाहे सर फूटे या माथा यारा मैंने तो हाँ कर दी। तो ये उनकी एक अच्छी बात है कि कितनी भी बुरी से बुरी बात हो, निर्लज्जता के साथ हम साथ में रहेंगे और एक दूसरे की गाली को भी सहन करने को तैयार हो जाएंगे। सब भूल जाएंगे कि किसने किसके बारे में क्या कहा था। ये उनकी एक अच्छी बात है। क्रिकेट देखते हैं? थोड़ा बहुत आजकल देखना कम होता, पहले देखते थे बचपन में, छात्र जीवन में। महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली? आप देखिए दोनों कंपेरिजन, क्योंकि धोनी विकेट कीपर भी हैं, नहीं सर, ये तो वो बचा भी रहा है और बैटिंग भी कर रहा है। तो अब ये किसी के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। फिर भी समझ गए लोग, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आप क्या करते? मेरा इंटरेस्ट साइंटिस्ट बनने का था, मगर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया तो ये होता था भाई पहले तो अच्छी डिग्री तो अच्छी जॉब मिलेगी, उसको सिक्योर कर लीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, वैसे तो मैं ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर था ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उस दिशा में एकेडमिक में था आगे, और होता तो बचपन में इच्छा थोड़ा साइंस के डीप रिसर्च में जाने की थी। मोदी सरकार का एक काम जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि वाओ, भारत की प्रतिष्ठा और क्षमता दोनों को उठा देना, भारत का जो से कहते सोया हुआ कॉन्फिडेंस जगा देना। एक लाइन में मैं कहूँगा सर, जैसे हनुमान जी थे ना, अपनी शक्ति भूले हुए थे, भारत अपनी शक्ति भूला हुआ था, उसको जागृत करने का काम किया है। बाकी चीज़ें तो खुद ब खुद हो जाती हैं, जैसे ही आपकी शक्ति जागृत हो जाती है। सुधांशु जी, इस सेगमेंट में मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आप एक शब्द में उन्हें कैसे डिफाइन करेंगे वो सुनते हैं। राहुल गांधी। प्रॉब्लम चाइल्ड। अरविंद केजरीवाल। कितना बदल गया इंसान। ममता दी। संघर्ष से निकले, परिवार में फंसे। अखिलेश जी, अखिलेश यादव। धरती पुत्र की प्रतिष्ठा को धरती पे ले आए। यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं, शायद आज की जनरेशन को ना पता हो, मुलायम सिंह जी को शुरुआती दौर में जब वो नेता बन रहे थे, धरती पुत्र कहा जाता था, धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता था। राजनाथ सिंह जी। अटल जी के युग से मोदी जी के युग तक शीर्ष नेतृत्व में स्थायी और सम्मानजनक स्थान। मायावती जी। हाथी को हल्के में न ले। नरेंद्र मोदी। तपस्वी राष्ट्र निर्माता। वीर सावरकर। भारत के स्वातंत्र समर के युग दृष्टा। सर, चलते चलते बउआ के अंदाज में लोगों को छोड़ जाते हैं थोड़ा हंसते हुए, आवाज़ कुछ ऐसी आती है। नमस्ते जी, बउआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? सब ठीक। थोड़ा सब नीकी ना है। हाँ नीकी ना है। सर, ये बताइए कि आपको भी होम लोन के लिए कभी किसी पिंकी या भूपेंद्र का कॉल आता है? मैं तो अननोन नंबर उठाता ही नहीं हूँ। बीजेपी में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, पॉलिटिक्स के अलावा, जिससे आप सारी बातें करते हैं? देखिए, ये तो कहना बहुत ठीक नहीं होगा, मतलब फ्रेंड वाली श्रेणी में तो नहीं है, मुझसे आयु में बहुत बड़े हैं जी। मगर राजनाथ सिंह जी से मेरा बहुत नज़दीकी और आत्मीय संबंध रहा है, तो उनसे पॉलिटिक्स के अलावा, बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से एक है, मगर पॉलिटिक्स के अलावा भी तमाम प्रकार की बातें उनके साथ होती हैं। पहले बेंगलुरु ट्रॉफी जीतेगी या पहले राहुल बाबा पीएम बनेंगे? देखिए, आरसीबी तो इस साल कप नम दे, और राहुल बाबा का कहा जाए, वो तो न बोले तो ज़्यादा आदमी समझे। क्या सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। चलते चलते एक सवाल जो सबके जहन में है कि धारा 370, प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर, इस बार क्या, अगर फिर से आपकी सरकार आती है तो ऐसी कौन सी एक हिस्टोरिक चीज़ है जो आपको लगता है कि आपकी सरकार करेगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तीसरी बार में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बननी है, और भी कई बड़े और कड़े फैसले लेने हैं। तो आप उचित समय का इंतज़ार करिए, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में।
और प्रधानमंत्री जी की क्षमता पर पूरा विश्वास रखिए और देखिए कि तीसरे दौर में भारत एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सुधांशु जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। चलते चलते हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? पहला पॉडकास्ट है हमारे इस सीज़न का। नहीं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि चुनाव का समय है, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करिए, पूरे विवेक के साथ करिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। तो निष्क्रिय मत रहिए, मताधिकार का प्रयोग करिए और पूरी क्षमता के साथ और अपने साथियों को साथ ले जाके करें। थैंक यू वेरी मच सुधांशु जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। इस पॉडकास्ट में, द रौनक पॉडकास्ट में अगले एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हैं, उनका भी नाम, उन मेहमानों का नाम भी आप कमेंट करके जरूर सजेस्ट करिएगा। वैसे करूंगा तो मैं वही जो मैंने डिसाइड किया, लेकिन फिर भी आप जरूर सजेशन दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।